नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आप लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो सेट जो परीक्षा होनी है, कॉमन एलिजिबल टेस्ट है, उसकी जो विज्ञप्ति जारी की गई है बोर्ड के द्वारा, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जो ये सेट है, इसके अंदर जो ग्रेजुएशन लेवल की जो अभी विज्ञप्ति जारी करी है, 12वीं पास वालों की अभी नहीं आई है। तो इसमें कौन कौन सी जो परीक्षा हैं और कौन कौन सी भर्तियाँ इसके अंडर आएंगी, और जो ग्रेजुएशन लेवल जो सेट है, इसके अलावा कौन कौन सी भर्तियाँ सेट के अंतर्गत नहीं है, इनका जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, बहुत विस्तृत है। तो उसको कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी, सेट की जो वैलिडिटी है, जो इसका जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा कब तक वैलिड रहेगा, वो ऑनलाइन फॉर्म, इसकी फॉर्म फीस है जो, इसके अलावा इसका जो स्कोर कार्ड है, और इसके अलावा जो परीक्षा का पैटर्न है, एग्जाम डेट, इन सब के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहेंगी। आपने सबने ये पढ़ लिया होगा विज्ञापन जिसमें आया था, इसके अंदर क्या है, सेवा का नाम दे रखा है और उस सेवा के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती है वो दे रखी है। तो इन सब की भर्ती होंगी। जैसे राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत एक भर्ती होती है प्लाटून कमांडर की। ये पोस्ट इसके अंतर्गत रहेगी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। ये राजस्थान अभियांत्रिकी और अधीनस्थ सिंचाई जो सेवा है, जो राजस्थान जो पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर आती है, इसके अंदर जिलेदार और पटवारी की दो भर्तियां निकलने वाली है राजस्थान में। तो इन दोनों की भर्तियां ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत आएंगी। राजस्थान अधीनस्थ लेख सेवा जो कनिष्ठ लेखाकार की जो भर्ती है, ठीक है, जो इसका इंतजार बहुत दिनों से विद्यार्थी करते, जूनियर अकाउंटेंट जो भर्ती, मैंने पहले भी इसकी एक वीडियो बनाई थी। तो इसमें जो वैकेंसी आएगी ग्रेजुएशन लेवल की, राजस्थान राजस्व लेख अधीनस्थ सेवा है जो तहसील राजस्व लेखाकार की आएगी। राजस्थान महिला अधिकार जो अधीनस्थ सेवा डिपार्टमेंट, उसके अंदर पर्यवेक्षक जो महिला पर्यवेक्षक बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान जो एकीकृत बाल विकास है, इसमें भी पर्यवेक्षक की आती है। और राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा में उप जेलर की आती है। और राजस्थान समाज कल्याण अधीन सेवा में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की आती है। कुछ पोस्टें आपको लग रहा होगा कि ये भर्तियां और आने वाली थी, जैसे सूचना सहायक है। इसके अलावा जो 10,000 एलडीसी की जो भर्तियों की कई दिन से चर्चा जो वो भर्तियां हैं, और भी कई भर्तियां। तो उनमें क्या है, जो पैटर्न 12th पास वाला है या उनका कुछ अलग सिस्टम है, तो इस वजह से उस सेट के अंदर जो नहीं आएंगी वो भर्तियों का अलग से पैटर्न सिस्टम रहेगा। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जो समान पात्रता परीक्षा है, इन्होंने बता रखा है कि जो ये भर्ती परीक्षा में मतलब आप स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही नौकरी गारंटी नहीं देगा। यानी कि ये नहीं है कि आपने सेट के अंदर अगर 100 में से 90 अबव, 100% में 90 अबव परसेंट अगर आपने कर लिए तो ये मतलब आपकी भर्ती, क्योंकि इसके अंतर्गत इसके बाद में जो भर्ती निकलेंगी उनके अंदर आप भर्ती में शामिल हो सकते हैं। वो उन पर डिपेंड रहेगा, सीट और कैंडिडेट के हिसाब से कोई एग्जाम करवाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, जो भी आगे पैटर्न होगा उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा ये दे रखा है। परिणाम जो है वो आपका जो परीक्षा की स्कोर रहेगा वो परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। ठीक है ना, सेट जो होगी वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, और उसकी जो वैलिडिटी कार्ड रहेगा वो 1 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शन है ये आप खुद पढ़ ही लेंगे। ये जो पीडीएफ फाइल हम आप टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। ये जो नॉर्मली होते हैं वो ये है। ठीक है। इसमें इन्होंने बता रखा कि इसमें कोई भी न्यूनतम पासिंग मार्क्स नहीं है। ठीक है। इसमें जो विज्ञप्ति आएगी उसकी रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी को सेकंड जो पेपर होगा या जो विज्ञप्ति आएगी उसमें शामिल किया जाएगा। उस हिसाब से इस कट ऑफ मतलब अर्जित की निकाली जाएगी। तो इस प्रकार जो विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। ठीक है। किंतु उक्त श्रृंखला में उन समस्त अभ्यर्थी जो कि वही अंक अर्जित करते हैं जो भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निमंत्रण श्रृंखला के लिए नियत किए जाएंगे। समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या फिर दोनों में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसमें समान पात्रता परीक्षा के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, आयु है, अनुभवी, सब जो सुसंग सेवा जो पहले से भर्तियों में नियम थे वही सेम पैटर्न रहेगा। अब इसकी बात कर लें जो ऑनलाइन आवेदन जो कब से स्टार्ट होगा, तो इसका ऑनलाइन आवेदन वही अपने SSYD से पे जाना है और वहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको करना है। कई जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं वो जन आधार कार्ड से करते हैं, तो जन आधार कार्ड डिटेल वहाँ पे मांगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कईयों की जैसे मदर्स नेम, फादर्स नेम या डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक होती है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसमें एडिटिंग नहीं हो सकती। तो आप इसका रजिस्ट्रेशन अपने आधार कार्ड से या फिर अपने SSYD के द्वारा भी कर सकते हैं। खुद की अपनी मतलब ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें एक बार अगर त्रुटि होगी तो फिर उसको बाद में वो एडिटिंग ऑप्शन नहीं आता है। माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और लिंग में। इसके बाद में वहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल जब अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर लेंगे वहाँ पे SSYD के माध्यम से जाकर और फिर रिक्रूटमेंट पोर्टल होगा और रिक्रूटमेंट पर अप्लाई ऑनलाइन आपको करना है। ठीक है। वहाँ पे एप्लीकेशन की जो फीस सबमिट होने के बाद में ही आपका आवेदन जो है सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद में ही वो सबमिट माना जाएगा एप्लीकेशन फीस के बाद में। आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगी। अगर आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन कुछ दिक्कत हो जाता है, आप ऑफलाइन जाकर उसके लिए कोई सुधार या मतलब एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। आवेदन जो शुल्क रहेगा वो इसका क्या क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। जो आवेदन शुल्क है ऑनलाइन आपको जमा करवाना है तो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 जो सामान्य क्रिमिनल श्रेणी में आते हैं, और नॉन क्रिमिनल में अगर आते हैं अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 350 रुपये है। और जिनकी
अनुसूचित जाति और जनजाति वो 250 रुपये फीस है, ठीक है ना। इसके अलावा जिनकी 2.5 लाख रुपए से कम आय है उनकी फ़ीस भी 250 रुपये है, ठीक है। अगर आप 2.5 लाख रुपए से कम इनकम भरते हैं तो आपको फिर वहाँ पे एक आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो बनवाना पड़ेगा मुख्य परीक्षा के बाद की जाने वाली पत्रता की जांच और दस्तावेज के समय में, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे बात करते हैं जो ये सेट है इसके अंदर कौन कौन सी भर्तियों में कितने कितने पोस्ट वैकेंट हैं, कितनी पदों पर भर्ती होने वाली हैं। जैसे यहाँ पे बात करें अगर गृह रक्षा विभाग जो प्लाटून कमांडर 43 पोस्टों पर संभावित पदों की संख्या उन्होंने बताई है। जिलेदार की कोई पोस्ट अभी नहीं बताई है, पटवारी में 272 पोस्ट बता रहे हैं। ये जल संसाधन विभाग में जो पटवारी की भर्ती होती है वो है। कोष और लेखा विभाग में जो कनिष्ठ लेखाकार 1923 पोस्ट आएंगी। राजस्व मंडल में तहसील राजस्व लेखाकार की 198 पोस्ट है। महिला अधिकार महिला पर्यवेक्षक की 176 पोस्ट है। समेकित बाल विकास विभाग में भी कोई पोस्ट नहीं बताई है। उप जेलर की 49 है और छात्रावास की 335 है जो अधीक्षक ग्रेड सेकंड की है, ठीक है। इनकी पोस्ट जो हैं बढ़ाई जा सकती हैं, घटाई जा सकती हैं। सामान्य जो इंस्ट्रक्शन वो सब भर्तियों की तरह ही हैं, सेम प्रोसेस है। जैसे कि आपका ये ब्लाइंड वाला है, हियरिंग इम्प्रूवमेंट है, ये सब सारी चीज़ें। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करते हैं तो इसमें महिला अधिकार जो विभाग है महिला परिचय इसके लिए भारत में विधि द्वारा सब किसी भी विद्यालय में स्नातक कोई भी जो ग्रेजुएट है कोई से भी डिपार्टमेंट से हो, ठीक है। उम्र 18 साल से। पटवारी के लिए आवेदक द्वारा विधि मतलब वो ये इसमें सेम आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके पास RICT या उससे रिलेटेड कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। जल संसाधन जो जिलेदार है इसमें सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। गृह रक्षा विभाग जब प्लाटून की अगर भर्ती आती है तो उसमें भी आपको ग्रेजुएशन और अगर इसके समतुल्य अहर्ता या फिर नायब सूबेदार या फिर उससे ऊपरी रहेंगे सम्यक रूप से भूतपूर्व सैनिक इसमें काउंट की जाएंगे। राजस्व मंडल में अगर भर्ती आती है तो वो ये सेम प्रोसेस है। इसमें तहसील राजस्व लेखाकार की जो भर्ती इसके अंदर क्या दे रखा है कि इंदौर निगमित विश्वविद्यालय में से किसी विद्यालय की या संसद के अधीन इंदौर स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिन उच्च धारा 3 का दिन घोषित अन्य शैक्षणिक संस्था की डिग्री धारित करता हो या सरकार द्वारा कोई परामर्श मान्यता प्राप्त समतुल्य, ठीक है। यानी ग्रेजुएशन है सेम वो प्रोसेस है। ये सब प्रोसेस देखिए अगर मान लीजिए जैसे नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा की हो, जैसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान की कोई हो, तो मतलब कॉमर्स वाले भी इसमें शामिल हैं और ग्रेजुएशन वाले भी हैं। कनिष्ठ लेखाकार है उसमें भी सेम प्रोसेस है। इसके साथ आपके पास RICT का डिप्लोमा होना चाहिए। कारागार विभाग, समेकित बाल विकास और सामाजिक न्याय तीनों में आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बता रहा है कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, ठीक है। तो उनको अलग अलग प्रमाण पत्र अपने वहाँ पे पेश करने पड़ेंगे। और जहाँ अगर लिखित परीक्षा साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात माध्यम से चयन किया जाना है, तो जैसा भी जो मामला होगा परीक्षा के हिसाब से होगा, वो सब उसी हिसाब से पैटर्न रहेगा। उम्र वही सेम प्रोसेस है जैसे 18 साल से 21 से 40 डेट दे रखी। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है 5 साल की वो आपको मिलेगी। इसके बाद में आवेदन परीक्षा और शुल्क जमा कराने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो ये जो ऑनलाइन आवेदन है जो 22 सितंबर से स्टार्ट होकर 21 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है ना। और 21 अक्टूबर की रात 12 बजे तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन और फीस सबमिट कर सकते हैं। परीक्षा की जो इन्होंने अभी संभावित तिथि बताई है वो लगभग रहेगी 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक, ठीक है। इसके बीच में ये एग्जाम डेट कभी भी हो सकती है 6 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में। और इन्होंने बताया कि यदि एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना, जिसकी समय समय पर मांग उठती रहती है। जैसे पटवारी के एग्जाम हुआ था, वीडियो हुआ था, उनमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर रीट में भी, तो इसमें पहले ही क्लियर कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन होगा यदि एक से ज़्यादा एग्जाम अलग अलग करवाते हैं तो, ठीक है। सेम प्रोसेस है। प्रवेश पत्र आपको वही SSID से ही मिलेंगे। नियुक्ति के लिए आवेदन जो विस्तृत है ऑनलाइन आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उनके बारे में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सूरत लेखन व्यवस्था है। ऑनलाइन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया के लिए आपको क्या है कि 300 रुपये का एक आवेदन शुल्क ऑनलाइन ही आपको मतलब आवेदन करने के 7 दिन के पश्चात आप करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं परीक्षा की स्कीम और पैटर्न। तो इसमें परीक्षा की जो स्कीम रहने वाली है 150 प्रश्न आएंगे, 300 नंबर करेंगे, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। सिलेबस बहुत लंबा है, आपको इसमें स्मार्ट स्टडी करनी है। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। जितना ज़्यादा आपको हो सके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और मतलब कम सिलेबस जितना ज़्यादा कवर किया जा सके उतना ज़्यादा रिपीट किया जा सके फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष पल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास दे रखा है। इसके लिए इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि 1857 की क्रांति और भारतीय इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटना 19वीं और 20वीं शताब्दी की दे रखी, ठीक है। सबसे मेन टॉपिक इसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है जो। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है इसमें देश के विभिन्न योगदानकर्ता और उनका योगदान है। तो इनके लिए आप या तो कोई भी अपने NCERT की बुक पढ़ते हैं 11वीं 12वीं की हिस्ट्री की, या इसके अलावा अपने जो लूसेंट की बुक आती है वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। शॉर्ट है, स्वीट है, सब कुछ उसके अंदर टॉपिक टू टॉपिक आपको पढ़ना है। 1857 क्रांति, राजस्थान का योगदान, तो राजस्थान में जनजाति किसान आंदोलन और राजनीतिक जागरण जो है और प्रजामंडल आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे के सारे। 1857 क्रांति के बाद में राजस्थान जनजाति जो किसान आंदोलन हुए हैं वो सारे। उसके बाद राष्ट्रीय एकीकरण और राज्य पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्कृतिक निर्माण, विज्ञान और तकनीकी का विकास, ये सारी चीज़ें पढ़नी है।
राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत की अगर बात करें तो राजस्थान की हिस्ट्री और अगर आपको पढ़नी है तो 9 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक आती है वो सबसे अच्छा बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको टॉपिक टू टॉपिक। या फिर आप जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पहले से कोई बुक पढ़ रहे हैं और वो बुक आपके पास है तो आप वो रिपीट करते रहें, कोई नई बुक चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना आप पुरानी बुक जो आप पहले से पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी बुक अपने आप में ख़राब नहीं होती, सब बुक अच्छी होती हैं, बस फ़र्क थोड़ा कि कोई चीज़ किसी में ज़्यादा है, कुछ एक टॉपिक कम मिल जाएगा, बस ये है। जो पहले से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप एनसीईआरटी 2 से 12 तक की या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी उसकी बुक आती है, खूब अच्छी बुक है। भारत का भूगोल दे रखा है, इसमें मेन टॉपिक हैं जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन और प्रमुख उद्योग और उद्योग प्रदेश, ऊर्जा संसाधन, सबसे मेन टॉपिक है ये। इसमें परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत आते हैं। फसलें हैं, प्रमुख खनिज हैं, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, और ये लूसेंट सबसे अच्छी बुक रहेगी। भारत का भूगोल आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। राजस्थान का भूगोल है सेम वो राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी या फिर आप कोई भी बुक जो आपके पास पहले से वो पढ़ सकते हैं। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी कि आपको इंडियन पॉलिटी भी पढ़नी, उसके साथ साथ राजस्थान में अगर बात करेंगे तो राजस्थान की जैसे राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये सारे टॉपिक जो हैं राजस्थान से रिलेटेड हैं। इसमें कॉमर्स और दे रखी है, कई एग्जाम में आपसे पहले कॉमर्स नहीं आती थी। भारतीय अर्थव्यवस्था है तो ये भी आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं, फिर लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी दी है तो वो भी आपको वहीं से पढ़नी है, ठीक है। इसके अंदर जैसे यहाँ पे कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं इंडियन गवर्नमेंट की भी और राजस्थान गवर्नमेंट की, ठीक है। यहाँ पे गरीबी बेरोजगारी अवधारणा, निदान, फ्लैगशिप योजनाएं, क्या क्या कार्य हो रहे हैं इन सब के बारे में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो साइंस एंड आईटी दे रखी है ये भी आपको पढ़नी है, इसमें टॉपिक दे रखे हैं सारे। अगर एक बुक लाना चाहें तो आप लूसेंट की बुक ला सकते हैं, उसमें सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, जो इंडिया, साइंस और इंडियन ज्योग्राफी और जो इकोनॉमिक्स के हैं वो सारे वहाँ के हो जाएंगे। राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल आपको पढ़नी है तो हिंदी ग्रंथ अकादमी या एनसीईआरटी 2 से 12 तक बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आता है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी के यहाँ पे जैसे रीजनिंग भी दे रखा है, रीजनिंग के लिए कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं। उसके बाद में आता है इसमें सामान्य हिंदी। हिंदी के लिए सबसे बुक है 9वीं से 12वीं तक एक बुक आती थी राजस्थान की, सामान्य हिंदी नवीन व्याकरण के नाम से। या फिर अपने यहाँ पे हिंदी की जो सबसे अच्छी राघव प्रकाश सर की जो बुक आती है वो सबसे अच्छी बुक है। या आपके पास जो पहले से बुक है वो भी पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरल वही इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश सेम वही प्रोसेस है। आप जैसे नीतू मैडम की बुक पढ़ सकते हैं या जो पहले से आप पढ़ रहे हैं वो बुक पढ़ सकते हैं। अरियंत की भी अच्छी बुक आती है। कंप्यूटर के लिए आप कंप्यूटर की जो बुक है वो पढ़ सकते हैं। जो भी आपके पास पहले से बुक्स अवेलेबल हैं तो वो तो सबसे अच्छी हैं। इसके अलावा अगर आप परचेज करना चाहें तो जो मैंने बताया इन बुक्स में से कोई भी परचेज करें। टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना है, ज़्यादा आपको सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा करें और सिलेबस को कंप्लीट करने बैठ गए तो कभी भी लगभग इसको 3 से 6 महीने लग जाएंगे, जिसमें भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा सिलेबस है ये। आपको कम से कम पढ़ना है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर के जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के क्वेश्चन हैं वो आपको ज़्यादा रिपीट करने हैं, वहाँ से आपको पता लग जाएगा किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको करंट अफेयर भी आपको अपडेट रहना है, इंडिया की भी। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं और अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्रमुख समसामयिक घटनाएं जो हैं भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, ठीक है ना। तो आपको क्रोनोलॉजी या अपनी जो मूवल आती है आप पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार की अन्य कोई अगर आपको जानकारी चाहिए या कोई भी आपका सुझाव हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं हमने सब कुछ समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगे आप ज़रूर हमें बताएं। और आपको हम ये आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे किसी प्रकार का अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।